नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज। विकसित भारत एक्ट 2047 पर होगा फोकस। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी करेंगे बैठक। बैठक में शामिल होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे नई दिल्ली। मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है याद। देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित। खेल की खबरों में पेरिस ओलंपिक 2024 का शानदार आगाज। पहले दिन बैडमिंटन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, हॉकी, टेबल टेनिस और टेनिस में भारतीय खिलाड़ी चुनौती करेंगे पेश। भारत श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का आज होगा आगाज। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेला जाएगा पहला T20 मुकाबला। और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में बनाई अपनी जगह। कल गत विजेता भारत के साथ होगी खिताबी भिड़ंत। और चलिए, ये थी अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत एक्ट 2047। बैठक में विकसित भारत पर दृष्टिपत्र के प्रस्ताव पत्र पर भी चर्चा होगी। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना है। सरकारी युक्तियों के वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा है। बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा होगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज नई दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम नई दिल्ली पहुंचे हैं। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के फीडबैक पर भी चर्चा होगी। भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 9वीं पुण्यतिथि है। साल 2017 में आज ही के दिन मेघालय के शिलांग में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साल 2002 में भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति चुने गए थे। एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया। वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने 4 दशकों तक डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को संभाला और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में सफलता दिलाई। एक महान वैज्ञानिक और मानवतावादी जननायक के रूप में उन्होंने राष्ट्र के समक्ष उत्कृष्टता के अनुकरणीय मानदंड भी स्थापित किए। 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। उनकी पुण्यतिथि पर आज पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति भवन विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को भेंट की गई चुनिंदा उपहार वस्तुओं की नीलामी ई उपहार नामक एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करेगा। इस पोर्टल को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को अपने राष्ट्रपति पद के 2 वर्ष पूरे होने पर लॉन्च किया था। पहले चरण में लगभग 250 बेहतरीन उपहारों की नीलामी की जाएगी। बोली 5 अगस्त से 26 अगस्त तक खुली रहेगी। इच्छुक व्यक्ति उपहार.राष्ट्रपतिभवन.gov.in पर अपनी बोलियां लगा सकते हैं।
नीलामी से प्राप्त सभी आय जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए दान की जाएगी। भारतीय दूरसंचार विनियामक और प्राधिकरण ट्राई ने हितधारकों के साथ परामर्श के लिए दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम TCPR 2012 की समीक्षा पर परामर्श पत्र जारी किया है। परामर्श पत्र का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के टैरिफ प्रस्तावों के प्रावधानों की समीक्षा करना है। हाल ही में इस संबंध में एक उपभोक्ता सर्वेक्षण भी किया गया था ताकि कई मुद्दों पर परामर्श प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस संबंध में परामर्श पत्र पर हितधारकों से 16 अगस्त तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जा रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के 77वें स्थापना दिवस समारोह को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने स्वरोजगार के लिए सामने आ रहे नए परिदृश्यों और अवसरों की सराहना की है। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा को सबसे प्रभावशाली परिवर्तनकारी तंत्र बताया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज ने शुक्रवार को अपना 77वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने स्वरोजगार के लिए सामने आ रहे नए परिदृश्यों और अवसरों की सराहना की। उन्होंने कोचिंग और शिक्षा का व्यवसायीकरण किसी भी राष्ट्र में विकास के लिए अवरोधक कारक बताया। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को दी जाने वाली शिक्षा में आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान को पारंपरिक भारतीय मूल्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षा को सबसे प्रभावशाली परिवर्तनकारी तंत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि ये समानता लाती है और असमानताओं को दूर करती है। Focus on education is so fundamental to human growth. I have been saying quite often out of experience that education is the most impactful transformative mechanism that brings about equality and contains and decimates inequities. It is education that leverages you to climb higher and higher and higher. प्रमुख भारतीय शिक्षक और राष्ट्रवादी महात्मा हंसराज जी को उपराष्ट्रपति ने हंसराज कॉलेज में पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने एक पुनर्निर्मित प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। कॉलेज परिसर में उन्होंने पौधारोपण भी किया। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक स्मारिका का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, हंसराज कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा, DAV कॉलेज प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रीतम पाल और काफी संख्या में एक मुकाम हासिल करने वाले विद्यार्थी भी मौजूद रहे। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन की बैठकों में भाग लेने के लिए लाओस की राजधानी वियंतियाने के दौरे पर हैं और इस दौरान विदेश मंत्री ने आसियान के अपने समकक्षों के से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के विदेश मंत्री चौ ताई-यूल से मिलकर खुशी जाहिर की है। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी पर व्यापक बातचीत हुई और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा सहयोग के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। वहीं विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ के हाई रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ बोरेल फोंटेल्स से मिलकर खुशी जाहिर की है। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकियों में साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत और यूरोपीय संघ की क्षमता के बारे में बात हुई। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ मुलाकात की और पिछले 3 वर्षों में आसियान भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सिंगापुर का धन्यवाद किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया एजेंडा बनाने के बारे में भी चर्चा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटानो LP मार्सुडी से भी मुलाकात की और विदेश मंत्री के रूप में उनकी शानदार कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। एस जयशंकर ने भारत इंडोनेशिया और भारत आसियान संबंधों में उनके उल्लेखनीय योगदान को भी सराहा। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मलेशियाई विदेश मंत्री मोहम्मद हाजी हसन से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में चल रही पहलों पर चर्चा की गई। एस जयशंकर ने बढ़ी हुई
रणनीतिक साझेदारी के दूसरे दशक में संबंधों को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई है। भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में जलवायु परिवर्तन को लेकर भी रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के जरिए भारत ने न सिर्फ विकसित देशों को आईना दिखाने की कोशिश की है बल्कि विकासशील देशों की आवाज को भी उठाया है। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए इस बार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर न सिर्फ भारत ने विकसित देशों को आईना दिखाने का काम किया है बल्कि विकासशील देशों की चिंताओं को भी सामने रखा है। सर्वेक्षण में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया गया है। वहीं नीति निर्माताओं को दीर्घकालिक वैश्विक जलवायु प्रबंधन में अत्यधिक व्यस्त रहने के बजाय मानव कल्याण में सुधार के निकट अवधि नीति लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया है। भारत सरकार हमेशा से ही पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए सजग रहा है। विश्व स्तर पर इंडियन सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत द्वारा ही परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका लोहा आज पूरा देश मान रहा है। इस रिपोर्ट का आखिरी अध्याय बहुत ही रोचक है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें प्रोत्साहित करता है कि हम विश्व पटल पर वर्तमान में चल रहे डिस्कशंस, डिबेट और स्ट्रेटजीज को दोबारा से देखें। सर्वेक्षण में कहा गया है कि विकासशील देशों को इस बात के लिए दोषी ठहराना गलत है कि वो अपनी ऊर्जा खपत पर अंकुश नहीं लगाना चाहते। विकासशील देशों को बेहतर जीवन स्तर की अपनी आकांक्षाओं को त्यागने के लिए कहना नैतिक रूप से गलत है, ताकि विकसित देश स्वच्छ वातावरण और ठंडी जलवायु में रहने के अपने तरीकों को बनाए रख सकें। वैश्विक उत्सर्जन को सभी आर्थिक नीतियों के शिखर पर पहुंचाने की प्रक्रिया में न केवल विकास लक्ष्यों को कम कर दिया गया है बल्कि विकासशील देशों को सीमा पर कार्बन टैक्स की धमकी भी दी जा रही है। वर्तमान में मिटिगेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर विकसित देश विकासशील देशों पर जो डिसीजंस थोपते हैं वो कहीं ना कहीं विकासशील देशों की प्रगति के लिए अवरोधक है। हमें जरूरत है मिटिगेशन के साथ साथ अडेप्टेशन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस। सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का केवल 1/3 है। भारत 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के अनुरूप एकमात्र G20 राष्ट्र है। भारत ने लक्ष्य वर्ष 2030 से 11 वर्ष पहले ही उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का अपना NDC लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से अपनी आर्थिक वृद्धि को सफलतापूर्वक अलग कर लिया। सर्वेक्षण में जलवायु परिवर्तन शमन और लचीलापन निर्माण की दिशा में भारत द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय पहलों का नेतृत्व करने के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड OSOWOG, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI, लचीले द्वीप राज्यों के लिए अवसंरचना IRIS और उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह लीड IT जैसे उदाहरण हैं। दुनिया में जहां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने और पर्यावरण को संरक्षित करने की अधिकतर मुहिम और अधिकतर मंच विफल हो रहे हैं, ऐसे में भारत की ओर से संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में इस मुद्दे पर व्यवहारिक रवैया दिखाकर एक बार फिर विकासशील देशों की आवाज को मजबूत किया जा रहा है। चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, DD न्यूज। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 86वां स्थापना दिवस मना रहा है आज, और ये विशेष दिन हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में बल के महत्वपूर्ण और बेजोड़ योगदान का सम्मान करता है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर CRPF ने अपने बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि CRPF 27 जुलाई को अपने गत 85 वर्षों के शौर्य, पराक्रम, बलिदान और कर्तव्य परायणता से परिपूर्ण गौरवशाली इतिहास का आनंदोत्सव मना रही है। सभी बल कर्मियों एवं उनके परिजनों को 86वें CRPF स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 86वां स्थापना दिवस है। आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर इसकी स्थापना उस दौरान की गई थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर CRPF ने सीमा पर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई अहम लड़ाइयों में भी अपना योगदान दिया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए CRPF के इतिहास के बारे में।
आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। ये सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना की गई थी। इसे साल 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया, लेकिन आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम दिया गया। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत की बदलती जरूरतों के मुताबिक सीआरपीएफ की एक बहुआयामी भूमिका की कल्पना की और सीआरपीएफ अधिनियम के भीतर सीआरपीएफ को नियंत्रित करने वाले नियमों ने 1995 में आकार लिया। 25 मार्च 1955 को भारत के राजपत्र में आधिकारिक रूप से ये प्रकाशित हुआ। और अब आपको बताएं, जब सीआरपीएफ ने वीरता और शौर्य की गाथा पेश की। 1950 के दशक के आरंभिक वर्षों में भुज, भूतपूर्व पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ और चंबल के बीहड़ों में सीआरपीएफ टुकड़ियों के सराहनीय प्रदर्शन को व्यापक प्रशंसा मिली। इस क्षेत्र की विभिन्न रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जूनागढ़ और गुजरात में काठियावाड़ जैसी विद्रोही रियासतों में व्यवस्था स्थापित करने में भी बल का विशेष योगदान रहा। इन दोनों ने ही शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था। आजादी के तुरंत बाद सीआरपीएफ की टुकड़ियों को कच्छ, राजस्थान और सिंध की सीमाओं पर भेजा गया, जहां उन्हें घुसपैठ और सीमा पार अपराधों पर लगाम लगाने का काम सौंपा गया। इसके बाद पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा शुरू की गई आक्रामक कार्रवाइयों के जवाब में इन बलों को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया। 21 अक्टूबर 1959 को सीआरपीएफ का एक गश्ती दल चीनी सेना द्वारा घात लगाकर किए गए हमले का शिकार हो गया। ये घटना लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में हुई थी। इस मुठभेड़ में हमारे 10 बहादुर सीआरपीएफ जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान एक बार फिर सीआरपीएफ ने अपनी बहादुरी की मिसाल पेश की। बल ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना को सहायता दी। इस आक्रमण में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए। वहीं 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी सीआरपीएफ ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। सीआरपीएफ ने भारतीय अर्धसैनिक बलों के इतिहास में एक नई उपलब्धि जोड़ी, जब महिला सैन्य कर्मियों की एक टुकड़ी के साथ सीआरपीएफ की 13 कंपनियों को श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को मजबूत करने के लिए भेजा गया। इसके अलावा भी राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर सीआरपीएफ कर्मियों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दी हैं। सीआरपीएफ संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के भाग के रूप में हैती, नामीबिया, सोमालिया, मालदीव, कोसोवो और साइबेरिया में भी तैनात रही। इसके अलावा 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों द्वारा भारतीय संसद पर किए गए हमले को भी सीआरपीएफ के बहादुर जवानों ने ही नाकाम किया था। सीआरपीएफ और आतंकवादियों के बीच 30 मिनट तक चली गोलीबारी में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। और इसी बीच खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर बल को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अदम्य साहस, शौर्य एवं वीरता और बलिदान के प्रतीक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस की बधाई तथा वीर जवानों को सादर प्रणाम।
झारखंड में आदिवासियों और मुसलमानों की आबादी का मामला अब लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। संथाल सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों की घटती जनसंख्या और मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर सियासत थमती नजर नहीं आ रही। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की रांची से ये खास रिपोर्ट। झारखंड के संथाल सहित विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों की घटती जनसंख्या और मुस्लिम बाहुल इलाकों में बढ़ रहे मतदाताओं की संख्या को लेकर चल रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बयानबाजी जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीर मसला बताया और इस मामले में केंद्र सरकार से भी पहल करने की मांग की है। भाजपा का मानना है कि आदिवासियों की संख्या में लगातार हो रही गिरावट भविष्य में चिंता का कारण बनेगा। जिस प्रकार से लगातार जो डेमोग्राफी में जो परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी और उसके लिए समस्त झारखंड वासियों को उस पर हम सबको चिंता करनी चाहिए। 2011 की सेंसस में जहां आदिवासी की आबादी 1951 में लगभग 36% थी, वहीं आज 2011 में 26%। मुस्लिम की आबादी जहां लगभग 9% थे, आज वहां 14.5%। संथाल परगना में 2011 में आदिवासियों की आबादी 28.11%, यानी 44 से सीधे 28% में आया। मुस्लिम की आबादी 9.44% थे, वो 22.73%। भारतीय जनता पार्टी जहां आदिवासियों की घटती जनसंख्या और मुस्लिम बाहुल इलाकों में बढ़ रहे मतदाताओं की संख्या को बेहद गंभीर मुद्दा बता रही है, तो वहीं इसे डेमोग्राफी बदलने की साजिश बताते हुए जांच की मांग भी कर रही है। वहीं कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुई है। यहाँ कहीं भी कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर घुसपैठिया है तो मैं तैयार हूँ। जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जहाँ जाना चाहते चलिए, एक एक घर में दिखाऊंगा। अगर एक भी बांग्लादेशी मिल गया तो भाजपा जो कहेगी मैं करने को तैयार हूँ। राज्य के कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या में जिस प्रकार कमी आई है और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे पर सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। संताल सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों की घटती जनसंख्या और मुस्लिम बहुल इलाकों में बढ़ रहे मतदाताओं की संख्या को लेकर चल रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने इसे डेमोग्राफी बदलने की बात करते हुए लगातार इसकी जांच करने की मांग कर रही है, तो कांग्रेस ने कहा है कि झारखंड राज्य में कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और वहीं प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रूस में हाल ही में आयोजित रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है। भारत का परचम विदेश में लहरा कर लौटे पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने डीडी न्यूज संवाददाता से खास बातचीत में अपने अनुभव को भी साझा किया है। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। वैसे तो रेत पर कुछ टिकता नहीं है, लेकिन हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिनकी जिंदगी की इमारत ही रेत पर टिकी हुई है। जी हाँ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पद्मश्री सुदर्शन पटनायक, जिन्होंने सैंड आर्ट को न केवल देश में बल्कि विदेश में जाकर के भी अपने नाम खिताब जीता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हाल ही में विदेश की धरती पर आप जाकर के एक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत करके आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस खिताब की खासियत के बारे में, साथ ही साथ इसकी चुनौतियों के बारे में। ये जो पुरस्कार है मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। आज तक हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, देश को रिप्रेजेंट किया है, प्राइजेस विन किए हैं, बट ये एक बहुत अलग सा कंपटीशन था मेरे लिए, क्योंकि मेरा जीवन का बहुत इच्छा था कि जिस रेत को लेके आज सारा विश्व में हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं, वहाँ सब आर्टिस्ट हैं, बट उसका जो शुरुआत वो पूरी जगन्नाथ धाम पुरी से हुआ था। महाप्रभु जगन्नाथ जी के भक्त बलराम दास 14वीं सेंचुरी में इसको शुरू किए थे। ड्यूरिंग द रथ यात्रा ये शुरुआत हुआ था, तो इसी को मैं बार बार विदेश में सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बोलता रहा, बट ये एक कोइंसिडेंस था या इंसिडेंस था मुझे पता नहीं है।
जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चल रहा था उसी समय ये कंपटीशन था रसिया का सेंट पीटर्सबर्ग में, और उसी में मुझे जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने उनको ये थीम के बारे में बताया कि मुझे जगन्नाथ जी का जो भक्त बलराम दास जिनने की 14वीं सेंचुरी में सैंड आर्ट शुरुआत किए थे उसी के ऊपर स्कल्पचर्स करना है। ये महाप्रभु जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में मैं स्कल्पचर बना रहा हूँ जगन्नाथ महाप्रभु के रथ, और इसको लेके उसी समय हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रसिया विजिट कर रहे हैं। उसी समय मैंने देखा कि विजुअल्स में हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रसिया में जय जगन्नाथ करके बोल रहे हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चल रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था उसको देखने के बाद। ऑब्वियसली कोई भी, मैं तो पूरी महाप्रभु जगन्नाथ धाम पुरी से आया हूँ और बनाने के लिए भी वो भी आया हूँ जगन्नाथ जी का स्कल्पचर और उनका जो रथ और भक्त बलराम दास। बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि सबको पता है कि ये रेत है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है, उसमें बारिश कभी आ जाता है, कभी हवा चलता है, तो उसी के अंदर बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बट उसमें मेनली डिपेंड करता है कि किस टाइप से हम स्कल्पचर बनाते हैं, उसका टॉपिक, उसका एक्सप्रेशन वो बोलना चाहिए, जैसे कि वो कोई देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्या है। जैसे जगन्नाथ जी का जो था रथ था, बहुत सारे जो जूरी आए वो बताए कि किस टाइप का भगवान है जो इतने दूर से खींच लेते हैं हमको, किस टाइप का वो भक्त बलराम दास जी का आप आई बनाए हैं वो भी इतने दूर से हमको खींचते हैं। जितने सारे आर्ट फॉर्म है, सैंड स्कल्पचर, स्नो स्कल्पचर, ये सब बहुत चैलेंजिंग फॉर्म होता है, तो इसलिए उसमें एक टाइमिंग रहता है, उसी टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना है। देश के जो युवा सैंड आर्टिस्ट हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वो इस विधा में आप ही की तरह महारत हासिल करना चाहें तो उन्हें किस बात पर ज़्यादा ध्यान देना होगा? नहीं, मैं हर कोई यूथ को ये बोलना चाहूँगा, आप कोई भी फील्ड में काम करें, अपना हिम्मत कभी नहीं हारना है। अगर हिम्मत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो संदेश सिर्फ साहिल ही नहीं दिया करते बल्कि रेत भी देती है। ज़रूरत है तो आपको अपना मनोबल बनाए रखने की। कैमरा पर्सन सुमित के साथ DT न्यूज़ के लिए मैं संध्या शर्मा। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देश का विदेशी मुद्रा भंडार $4 अरब बढ़कर पहली बार $670 अरब के पार पहुंच गया है। 3 सप्ताह में इसमें $18 अरब से ज्यादा की वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक द्वारा बीते कल जारी आंकड़े में बताया गया कि 19 जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $4 अरब से उछलकर $670.86 अरब पर पहुंच गया, जो उसका ऐतिहासिक उच्चतम स्तर है। विदेश मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक फॉरेन करेंसी एसेट्स में $2.58 अरब की वृद्धि हुई और ये $588.05 अरब पर रहा। सोने का भंडार बढ़ाने की रिजर्व बैंक की जारी कोशिशों के बीच देश का स्वर्ण भंडार $1.33 अरब बढ़ा और $59.99 अरब दर्ज किया गया। SDR $9.5 करोड़ बढ़कर $18.21 अरब रहा, जबकि IMF के पास आरक्षित निधि $4.61 अरब पर स्थिर रही। इससे पहले 12 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में $9.7 अरब की जबरदस्त वृद्धि हुई थी। 5 जुलाई के समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $5.16 अरब बढ़ा था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब रुख करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जहां कमला हैरिस अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी। कमला हैरिस ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज मैंने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और नवंबर में हमारा जन संचालित अभियान जीतेगा। और बुलेटिन में अब बात करते हैं खेलों से जुड़ी हुई खबरों की, जहां पेरिस की सीन नदी पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ ओलंपिक 2024 का आगाज हो चुका है। उद्घाटन समारोह में भारत की टेनिस खिलाड़ी PV सिंधु और शरद कमल की अगुवाई में भारतीय दल ने तिरंगा बुलंद किया। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन से ही भारतीय खिलाड़ी अपना दम दिखाने उतरेंगे। शुरुआती दिन भारत के खिलाड़ी बैडमिंटन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, हॉकी, टेबल टेनिस, रोइंग और टेनिस में चुनौती पेश करने के लिए उतरेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज पल्लेकेले में खेला जाएगा।
श्रीलंका दौरे के लिए नए कोच गौतम गंभीर और T20 के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया की ये पहली T20 सीरीज है। भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। 27 जुलाई से 7 अगस्त तक चलने वाले इस दौर में टीम इंडिया 3-3 मैच की T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में श्रीलंका के दाम्बुला में दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब श्रीलंका का मुकाबला रविवार को मौजूदा चैंपियन भारत से होगा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।